गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज आपको इंटरमीडिएट की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। इंटरमीडिएट की फिजिक्स में जो खंड का है वह स्थिर वैद्युतिकी है। अब स्थिर वैद्युतिकी जो है वह 2021 की बोर्ड परीक्षा में 8 अंकों का खंड बनता है। तो आपको जो ये पहला खंड पढ़ाया जाएगा, इस पहले खंड से आपको बोर्ड परीक्षा में कुल 8 अंक प्राप्त होंगे। अब जो पहला खंड है स्थिर वैद्युतिकी, इस स्थिर वैद्युतिकी का जो पहला चैप्टर है, अध्याय है, वह इंटरमीडिएट की बुक में कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश है। अब आपको कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश जो पहला चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू बुक कुमार मित्तल, एनसीईआरटी की बुक में 3 चैप्टर को एक में मिलाकर के दिया गया है। तो हम पहले खंड की बात कर लेते हैं, एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं और संबंधित टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं, आंकिक प्रश्न हैं, उनको सॉल्व कर लिया जाता है। उसके पश्चात हम उसके अलग अलग खंडों को खंड करके ही सब अगर इस चैप्टर को पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी के बुक में आप उसको खंड ना कर करके एक ही में दे दिया गया, उसको आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग न्यूमेरिकल आप अलग करके निर्धारित करके आप लगा सकते हैं। तो जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है आपकी बुक के अनुसार, वह क्या चीज है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश पर हम लोग चर्चा करते हैं। चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश। इसमें हम पहला चर्चा कर रहे हैं कि वैद्युत आवेश क्या चीज होता है। वैद्युत आवेश। अब जब वैद्युत आवेश की चर्चा हम कर रहे हैं तो वैद्युत आवेश की चर्चा करने से पहले कुछ चीजें थोड़ी सी हमको जान लेनी चाहिए। हमको जानना क्या है कि लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के एक दार्शनिक हुआ करते थे, थेल्स। उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़े पर रगड़ा जाता है, क्या हुआ कि थेल्स ने क्या देखा 2500 साल पहले कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। छोटी कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया था, प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था कि जब आपने स्केच पेन को बाल पे रगड़ा था या पटरी को बाल पे रगड़ा था प्लास्टिक की, तो वो क्या करता था? छोटे छोटे तिनकों को, छोटे छोटे कण को अपने ओर आकर्षित कर लेता था। यही जो आकर्षित करने का गुण है, हम कहते हैं कि वह आवेशमय हो गया या विद्युतमय हो गया। तो विद्युतमय होने के कारण वह छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। अगर आपके पास एक बैलून हो, गुब्बारा हो छोटा वाला, होली के दिनों में जो छोटा गुब्बारा प्रयोग में लाते हो पानी भर के फेंकने के लिए, उसको हवा भर के बाल पे रगड़ो और रगड़ने के बाद दीवार पर रखो तो दीवार पर कुछ देर के लिए वो गुब्बारा चिपक कर स्थिर हो जाता है। ये क्या परिघटनाएं हैं? क्योंकि ये चीजें आवेशमय हो जा रही हैं। अब आवेशमय हो जाने का क्या कारण है या वैद्युतमय हो जा रही हैं? जब हम इनको किसी चीज पर रगड़ते हैं तो रगड़ने की दशा में क्या होता है कि इनसे कुछ इलेक्ट्रॉन या तो दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं अथवा दूसरी वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले आते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इस कारण उनमें आवेश आ जाता है। हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आवेश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आवेश जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। विस्तृत व्याख्या करने के लिए थोड़ा दिक्कत है, तो क्या करते हैं
कि ये जो विद्युत आवेश है, इस विद्युत आवेश को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग होता है धन आवेश और एक भाग होता है ऋण आवेश। अब धन आवेश क्या चीज होता है? आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता था। तो उसमें आपको ये बताया जाता था कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें एक जस्ट भाग होता है नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ गोल गोल बंद कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आपको ये भी बता दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ये बराबर होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी कि इतना ऋण आवेश 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम का ऋण आवेश होता है। सामान्य अवस्था में पदार्थ में जितने धनावेशित प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसका क्या मान है? वो बराबर है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी कि ये आवेश ऋणात्मक है और ये आवेश धनात्मक है। तो क्या होता है कि जो आपको परमाणु स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया है, जितने इलेक्ट्रॉन इनकी बाह्य बंद कक्षाओं में घूम रहे होते हैं उतने ही प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। तो जब कोई भी संख्या है, ये +x है और ये -x है, जब दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि अगर धन आवेश की मात्रा और ऋण आवेश की मात्रा पदार्थ के सामान्य रूप से बराबर है तो ये पदार्थ क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। उदासीन होने का मतलब क्या है? कि ना तो इस पर धन आवेश होगा और ना ही ऋण आवेश होगा। ऐसी दशा में क्या होगा? यह पदार्थ विद्युत उदासीन होगा। लेकिन जब हम अंबर को ऊन के कपड़े पर रगड़ते हैं, कांच को रेशम की छड़ पर रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल को अवमूश की छड़ पर रगड़ते हैं, तो जब हम ये रगड़ने की, घर्षण करने की घटना करते हैं, इस घर्षण की घटना में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन या तो बाहर चले जाते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं तो बाहर जाने पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो निश्चित सी बात है कि धनावेश यानी प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, उस पदार्थ पर धनावेश आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम किसी बाह्य पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन उस पर ला देते हैं घर्षण के द्वारा, तो जब इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन आने की दशा में क्या होता है कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ जाती है और प्रोटॉनों की मात्रा घट जाती है, परिणामतः इस पर ऋण आवेश आ जाता है। अब आवेश आपको समझ में बात आ गई होगी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। साधारण परिभाषा में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश का द्योतक है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश का द्योतक है। अब एक टॉपिक आता है कि धन आवेश और ऋण आवेश वाहकों की परिकल्पना। तो परिकल्पना सदैव सत्य हो यह जरूरी नहीं है, वो प्रयोग द्वारा बार बार जब सिद्ध होता है तो परिकल्पना सिद्धांत बनती है। आपको विज्ञान के 3 चरण पढ़ाए गए होंगे छोटी कक्षाओं में। तो आवेश वाहकों की परिकल्पना, परिकल्पना। तो आवेश वाहकों की परिकल्पना क्या चीज होती है? आपको पता है कि जब आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ाई जाती है, ये जो न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बंद कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर आवेश जो होगा वह -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का होगा।
और जो प्रोटॉन होगा उस पर आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का होगा। यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि अगर किसी चीज को ऋणावेशित करना है तो उस पर इलेक्ट्रॉन ला के रख दिया जाए, लेकिन अगर किसी चीज को धनावेशित करना है तो हमारी समझ में आ सकता है कि इस धनावेश प्रोटॉन को उसमें अगर बढ़ा दिया जाए, यानी उस पर लाकर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो पदार्थ धनावेशित हो सकता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में होता है, और नाभिकीय अभिक्रियाओं के अलावा सामान्य परिस्थितियों में नाभिक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को तो हम ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को लाना संभव नहीं है। यानी कि जो परिकल्पना हमारी थी कि हम प्रोटॉन को ला करके किसी पदार्थ को धनावेशित कर सकते हैं, वह परिकल्पना पूर्णतया आधारहीन है। हम केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को ही ला सकते हैं, प्रोटॉन को ला नहीं सकते हैं। अब बात आती है कि तो फिर आवेश वाहकों की परिकल्पना क्या है कि धन आवेश वाहक क्या होगा, ऋण आवेश वाहक क्या होगा। तो ऋण आवेश वाहक और धन आवेश वाहक दोनों परिस्थितियों में केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो पदार्थ धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। अगला टॉपिक आपका है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, इसको क्वांटम नियम भी कहते हैं। एक नंबर में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है कि आवेशों के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या है कि जब हम किसी भी पदार्थ को धनावेशित करते हैं या ऋणावेशित करते हैं, तो आपको बताया गया कि धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, ये बराबर क्या होता है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये बराबर क्या होता है, ऋणावेश। अब क्या होगा कि क्वांटीकरण क्या चीज होता है कि अगर किसी पदार्थ पर आवेश है, कोई भी आवेश है, तो वह आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा, वह चाहे धनावेश हो या ऋण आवेश हो, उस धन या ऋण आवेश का मूल रूप से जो मूल इकाई होगी वह इसका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का पूर्ण गुणज होगा। अथवा हम इसको कह सकते हैं कि किसी पदार्थ पर आवेश E, 2E, 3E एंड सो ऑन ऐसे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता है कि जैसे 1/2E, 1/4E, 1/3E, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का केवल पूर्ण गुणज होगा, उसका और कोई पार्ट नहीं हो सकता है। यानी कि सदैव अगर क्वांटीकरण की परिभाषा लिखनी हो तो आप ऐसे लिखेंगे कि किसी पदार्थ पर आवेश, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ पर या वस्तु पर, वस्तु लिखो ज्यादा आसान हो जाएगा, पदार्थ बड़ी चीज हो जाएगी, किसी वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का
पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि ये कभी भी हो सकता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है, या 2e हो सकता है, या 3e हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे ही इंफिनिटी ई तक जा सकता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, कभी भी 1/2e नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यानी कि क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि सदैव आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, यही आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है आवेश का संरक्षण। कक्षा 11 के पहले चैप्टर में ही आपको पढ़ाया गया था, फिर आपको पढ़ा दे रहे हैं आवेश का संरक्षण। आवेश का या आवेशों का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है? आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम याद है कि एनर्जी नॉट बी डिस्ट्रॉय, नॉट बी जनरेट, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। सीधा सा परिभाषा ऐसा ही आवेश के संरक्षण की परिभाषा है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या मतलब है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम हो गया। अगला टॉपिक आपका है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कूलाम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित हो, 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो,
तो उससे गुजरने वाले आवेश का मान एक कूलाम होता है। यानी कि एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर और गुणे 1 सेकेंड। कूलाम का नियम क्या कह रहा है? यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उससे गुजरने वाले आवेश का मान 1 कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। अब यहाँ एक शब्द आ जाता है कि 1 एम्पियर की धारा, तो आपको कक्षा 9 में और फिर आकर के कक्षा 11 में पढ़ाया गया था कि एम्पियर की परिभाषा में क्या बताया गया था कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की वह मात्रा है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सीधे समानांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 के घाते ऋण 7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। क्या बताया गया कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की वह मात्रा है जो वायु अथवा निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए दो सीधे समानांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 के घाते ऋण 7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। उसके आधार पर यह कूलाम की परिभाषा हो गई। अगला चीज आपका है कूलाम का नियम। ये कूलाम की परिभाषा रही, कूलाम का नियम नहीं रहा बल्कि कूलाम की परिभाषा रही। ध्यान दीजिएगा, गलती हुई। कूलाम की परिभाषा, इसको सही कर लीजिएगा कि कूलाम का नियम ना होकर के कूलाम की परिभाषा है। अब कूलाम का नियम है 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए। क्या लिखना है कि कूलाम का नियम। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या किया जाए कि यदि हम 2 बिंदु आवेश लें, एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है। इस बिंदु आवेश का मान है Q1 और इस बिंदु आवेश का मान है Q2। इनके बीच की जो दूरी है, केंद्रों के बीच की दूरी है, वह स्मॉल है, स्मॉल r है, मीटर है। और ये वायु अथवा निर्वात में रखे हुए हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हम 2 बिंदु आवेश लेते हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। ये कहाँ रखे हुए हैं? वायु में रखे हुए अथवा निर्वात में रखे हुए हैं। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह कितनी है? 1 मीटर की दूरी है, सॉरी 8 मीटर की दूरी है। तो कूलाम ने बताया कि अगर 2 आवेश Q1 और Q2 वायु अथवा निर्वात में परस्पर 8 मीटर की दूरी पर रख दिए जाएं तो इनके बीच लगने वाला बल, तो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, आगे व्याख्या कर दी जाएगी। तो इनके बीच लगने वाला बल इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F is proportional to Q1 Q2। क्या लिखा कि F is proportional to Q1 Q2, यानी कि इनके बीच लगने वाला बल
इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब क्या होगा कि अगर इस पहले और दूसरे सिद्धांत को आपस में मिलाया जाए तो ये क्या हो जाएगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r²। अगर इसको हम 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 और 2 को आपस में मिलाने पर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। या इसी को जब व्याख्या करेंगे तो यहां जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक से गुणा कर देंगे, यानी कि ये इंप्लाई दैट F इज इक्वल टू स्मॉल k टाइम Q1 Q2 बाई r²। जहां स्मॉल k क्या है, स्मॉल k एक नियतांक है, एक नियतांक है। जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो उसकी जगह पे एक नियतांक का गुणा कर देते हैं। बाद में इस नियतांक का मान क्या लाया गया कि F इज प्रोपोर्शनल, F इज इक्वल टू k का मान लिखा गया 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r²। अब चूंकि ये बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके, क्या हुआ कि बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आपका सूत्र फाइनली क्या आया कूलॉम के नियम का कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r² न्यूटन। अब अगर कोई प्रश्न दिया गया है कि दो बिंदु आवेश हैं, इनकी मात्रा इतनी इतनी है, इतनी दूरी पर रखे हुए, इनके बीच लगने वाले बल का मान बता दीजिए, तो आप आसानी से बता देंगे। केवल बल की दिशा के बारे में हम आपसे चर्चा कर दें और सूत्र के आधार पर आप उसको निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे कूलॉम के नियम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलॉम के नियम में बताया गया कि कूलॉम ने बताया कि यदि दो बिंदु आवेश परस्पर r मीटर की दूरी पर जिनके मान Q1 और Q2 हैं बाह्य अथवा निर्वात में रखे हुए हैं तो इनके बीच लगने वाले बल का मान जो होगा वह इन दोनों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और ये लगने वाला बल इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। या दोनों को जब आपस में मिलाया गया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो F इज इक्वल टू k टाइम Q1 Q2 बाई r², जहां k एक नियतांक है। अब क्या करेंगे कि इस नियतांक का मान प्रयोगों द्वारा क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r² न्यूटन। अब बात यहां आ सकती है कि ये कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की व्याख्या करने के लिए आपको क्या बता दिया जाए कि जब समान आवेश होंगे, समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल क्या होता है, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब समान आवेश है, समान आवेश का मतलब क्या हुआ कि अगर धन आवेश है और दूसरा भी धन आवेश है, ऋण आवेश है दूसरा भी ऋण आवेश है, तो धन धन का जोड़ा ऋण ऋण का जोड़ा ये समान है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर एक आवेश धन है और दूसरा आवेश ऋण है तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। ये विपरीत आवेश हो गए। तो क्या कहा गया कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है
जबकि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। अब जो आपका एक टॉपिक आया कि 1/4πε0, इसका एक आंतरिक वैल्यू होता है। जब सवाल आप लगाएंगे तो सदैव 1/4πε0 का मान रख देंगे। ये होता है 9 × 10⁹। क्या होता है आंतरिक मान? 9 × 10⁹। तो आप इसका मान रख लेंगे कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो जब सवाल लगाएंगे तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर करके लगा देंगे। इसके अलावा अब एक और स्थिति बनती है कि आपको एक आदर्श कंडीशन में बताया गया है कि ये तब की बातें चल रही हैं कि जब दोनों के बीच वायु अथवा निर्वात हो। अगर वायु अथवा निर्वात के जगह पे दोनों के बीच में कोई माध्यम हो तब क्या करेंगे? तो हम सवाल में थोड़ा सा जो हमारा सूत्र है वह परिवर्तित हो जाएगा। कब? जब दोनों के बीच वायु अथवा निर्वात की जगह पर कोई माध्यम आ जाए। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई माध्यम है, तो माध्यम जो होता है उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो हमने मान लिया कि दोनों आवेशों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक का माध्यम है। परावैद्युतांक आगे इसकी व्याख्या की जाएगी, का माध्यम है। अब जब सवाल आप लगाएंगे तो ये कैपिटल के परावैद्युतांक का एक रियल मान दिया होगा, यानी कि k = 1, k = 2, k = 3, ये सवाल में दिया गया होगा कि जो परावैद्युतांक का माध्यम है उसका मान कितना है। तो जब आपका सवाल सूत्र होगा, कूलम्ब का नियम जो होगा, ऐसी दशा में जब परावैद्युत माध्यम दिया होगा तो वह सूत्र उपयोग में आएगा कि F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r², बल का मात्रक न्यूटन। यानी तब क्या होगा कि यहां परावैद्युतांक k का गुणा हो जाएगा। ऐसी दशा में सवाल आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। कूलम्ब के नियम तक की स्थिति को आप समझ लीजिए, और कूलम्ब के नियम के संबंधित जो सवाल आपके एनसीईआरटी की बुक में, अन्य प्रकाशन की जो बुक आपके पास उपलब्ध है, उस बुक में जो भी सवाल दिया गया है उन सवालों को हल करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट बेल पे हम आपको अगले टॉपिक से पढ़ा करके इस पहले चैप्टर का समापन कर देंगे और आगे प्रश्नों को भी बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।